ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट को हम लोग कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस के लिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के फुल लेंथ टेस्ट को कवर करेंगे। जैसे हमने हिस्ट्री को कवर किया हुआ था, टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला फुल लेंथ सेट, वैसे ही हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट को कवर करेंगे। और देखिए, ये जो नया फुल लेंथ टेस्ट है, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट कवर कराया हुआ था, इसमें टोटल 100 प्रश्न है हिस्ट्री में। इसी प्रकार से ज्योग्राफी में 100 प्रश्न दिया गया है और पॉलिटी में 100 प्रश्न दिया गया है। तो टोटल इसमें 300 प्रश्न है। और ऑलरेडी मैंने आपको 100 प्रश्न हिस्ट्री वाला कवर करा दिया था। आज मैं आपको ज्योग्राफी वाला कवर करवा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिहार पुलिस ज्योग्राफी, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पॉलिटी कवर करवा दूंगा। ठीक है ना। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, मिलान करना है। बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु ज्योग्राफी का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटास्थनीज को। कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो इरेटास्थनीज को। अच्छा, आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एबी हम्बोल्ट को, यानी कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इनका पूरा नाम है। अच्छा, नौ निश्चयवाद का जनक ग्रिफिथ टेलर को, और संभावनावाद का जनक कहा जाता है लुसियन फ्रेबे को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये किस रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये किस रूप में जाना जाता है, तो देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ना, ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोलॉजी, तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो है, जिसे हिंदी में मानव शास्त्र कहा जाता है, यह मानव, उसकी संस्कृति और समाज का अध्ययन करता है। इसमें मानव के जैव विकास, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन शामिल है। यहाँ पर देखिए एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी जो है, एटिमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन है। शब्द की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन है। यह बताता है कि कोई शब्द कैसे बना है, उसका मूल स्वरूप क्या था, और समय के साथ उसके अर्थ और रूप में क्या परिवर्तन आए हैं। ठीक है ना। अच्छा, एनाटॉमी क्या बताता है, तो एनाटॉमी शरीर की संरचना का अध्ययन है। ठीक है ना, शरीर की संरचना का अध्ययन है, जिसमें अंग, ऊतक और कोशिका की व्यवस्थित व्यवस्था शामिल है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक चमकीला तारा किसे माना जाता है, सबसे अधिक चमकीला तारा ये आपका सीरियस तारा है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। सीरियस तारा को डॉग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सीरियस तारा, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि चंद्रशेखर सीमा का संबंध निम्न में से किससे माना जाता है। चंद्रशेखर सीमा का संबंध जो है, बताइए किससे माना जाता है। तो देखिए, चंद्रशेखर सीमा का संबंध तारों के द्रव्यमान और उनके जीवन चक्र से है। यह वह अधिकतम द्रव्यमान है जिसे एक श्वेत वामन तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पतन से पहले जो है झेल सकता है। और देखिएगा, श्वेत वामन बनने के बजाय न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल ये बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक होल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लैक होल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये सब जानते हैं, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार और एक सूर्य से होता है, तो दोनों आपको मैं बताऊंगा, दोनों आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए पृथ्वी से पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति ये हो जाएगा। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति ये वाला क्रम। अच्छा, अगर वहीं पूछता सूर्य से, तो देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो होगा, सूर्य के बाद आएगा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। देखिए, अलग अलग ऋतुओं में दिन के समय और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है।
अलग अलग ऋतुओं में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये होती है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिभ्रमण के कारण, ठीक है ना, तो परिक्रमण के कारण, इसको याद रखिएगा। और देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर झुका हुआ है, इसके कारण जो है अलग अलग ऋतु में दिन और रात के समय में विभिन्नता होता है, ठीक है। और यह झुकाव कितना होता है, तो 23.5 डिग्री का होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है किस में, बताइए। तो फ्रेंड्स ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए इस क्षेत्र में होता क्या है, तो इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, तो फ्रेंड्स ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स मिलाती हैं, देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पर देखिए देशांतर रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है ना, जिससे कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होता है। बताइएगा पृथ्वी की ऊपरी परत जो है ये किन शैलों से निर्मित होता है, बताइए। वैसे तो देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है ये इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है। बट अगर इनमें मुख्यतः हम बात करें तो ये इग्नियस से बनी होती है, आग्नेय की बनी होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल, ठीक है ना, की स्थिति को दर्शाता है। बताइएगा दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिए, दुर्बलता मंडल की बात करते हैं तो दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है यहाँ पर कौन सा, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका क्रस्ट और ऊपरी मंडल का ठोस भाग है, ठीक है ना। और दुर्बलता मंडल जिसे कि एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है, पृथ्वी की एक परत है जो स्थल मंडल के नीचे स्थित है, स्थल मंडल के नीचे स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है। अच्छा महाद्वीपीय बहाव, ठीक है ना, इसका सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने और इसको कहा जाता है पैंथेलासा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए आग्नेय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा जो कि पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा होता है, जब सतह पर आकर के ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो उससे आग्नेय चट्टान बनती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, निकट होता है, वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है एपी सेंटर, उसको अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए पर्वत शिखर है और महाद्वीप है, तो किलिमंजारो अफ्रीका में है, सही है। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका में है, ये भी सही है। एल्ब्रुस जो है एल्ब्रुस ये एशिया में नहीं है, ये आपका यूरोप में है एल्ब्रुस, ठीक है ना। और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अर्जेंटीना में प्रेरीज थोड़ी ही है, प्रेरीज यूएसए में है, कनाडा में पड़ता है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, करेक्ट है। स्टेपी मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, ये सही है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वी के धरातल से, तो पृथ्वी की अगर हम धरातल से बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत है, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, उसके बाद तापमंडल और फिर आखिर में बहिर्मंडल हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्षोभ समताप मध्य, क्षोभ समताप मध्य और तापमंडल, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की गति होती है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की गति होती है। तो फ्रेंड्स देखिए उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की अगर हम गति की बात करते हैं
तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की गति आमतौर पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कौन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है 97% से अधिक, याद रखिएगा 97.2%, ठीक है। चलिए देखिए कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है, तो अफ्रीका को अरब से अलग करता है कौन, तो फ्रेंड्स ये लाल सागर है। लाल सागर राइट आंसर हो जाएगा, जो अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है जो इन दोनों भूभागों को अलग करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है, इसमें से शीत धारा पूछा गया है। तो देखिए ये दक्षिण अटलांटिक अपवाह जो है ना, ये शीत धारा है, दक्षिण अटलांटिक अपवाह, ठीक है ना, दक्षिण अटलांटिक बहाव, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीत धारा है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया कि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में जाफना जिले के बीच स्थित है। तो आपको पता है कि ये पाक जलडमरू मध्य है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण महासागरीय जल में होने वाले आवधिक उतार और चढ़ाव क्या कहलाता है, तो जो उतार और चढ़ाव होता है उसको ज्वार भाटा कहा जाता है, ज्वार भाटा। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो देखिए चीनी तो वैसे ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, बट चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चलिए गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलित आपका कोयला का यहाँ प्रकार दिया गया है। तो देखिए एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है, तो यहाँ पर देखिए एंथ्रासाइट दिया गया है निम्न श्रेणी का कठोर कोयला, नहीं उच्च श्रेणी का ये कोयला होता है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। देखिए भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी पर क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। विश्व का वैसे 7वां है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये फैला हुआ है 2.3% पर, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान करिए। कह रहा है कि वह राज्य है जो कर्क रेखा इस राज्य से होकर के गुजरती है। ऑप्शन देखिएगा तो देखिए कर्क रेखा जो है ना, इसमें से त्रिपुरा से भी गुजरता है और मिजोरम से गुजरता है। बट आगे बढ़ेंगे, इस राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है, ठीक है। और इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये मिजोरम शेयर करता है, इसलिए यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा, और इससे कर्क रेखा भी होकर के गुजरती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है, तो ये आपका GMT प्लस 5.5 घंटा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको पता है राजस्थान है, फिर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से सीमा से स्पर्श करती है। तो आपको पता है कि बांग्लादेश से 3 ओर से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में, तो ये त्रिपुरा है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से उत्तर पूर्व के 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, उसमें से कौन नहीं है। तो देखिए 7 सिस्टर्स की अगर बात करते हैं, तो देखिए अगर 7 सिस्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। देख सकते हैं इसमें उड़ीसा नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती हैं। तो देखिए ऐसा 4 जिला कौन सा है जो किसी की सीमा एक दूसरे से नहीं सटती है, तो ये पुदुचेरी का है, ठीक है ना, पुदुचेरी का, और पुदुचेरी के 4 जिला है। तो ये एक तो पुदुचेरी खुद हो गया जिला, उसके बाद कराईकल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कराईकल, एक कराईकल हो गया, एक आपका माहे हो गया, और एक आपका यनम हो गया। अब देखिए यहाँ पर पुदुचेरी की जो है ना, पुदुचेरी जिले और कराईकल जिला, पुदुचेरी और कराईकल ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है, ठीक है ना। यनम जो है ये आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है, और माहे है ये केरल से घिरा हुआ है। तो एक दूसरे से ये नहीं सटते हैं कोई भी जिला। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है।
तो बांग्लादेश से देखिए मैंने बताया आपको, एक तो त्रिपुरा तीन ओर से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ पर देखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, देखिए कहाँ पर दिया गया, पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद देखिए मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए गोंडवाना लैंड, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के भूवैज्ञानिक समूह से बनने का उसकी आयु के आधार पर सही क्रम है। अब देखिए यहाँ पर प्राचीन से प्रारंभ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आर्कियन होता है, आर्कियन के बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्य और फिर गोंडवाना, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको ये क्रम, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और गोंडवाना। तो आर्कियन के बाद धारवाड़, तो धारवाड़ देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ना, ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका K2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। तो देखिए हिमालय का विभाजन जो है ना, ये किया गया है एक बृहत हिमालय, जिसको कि ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, और इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक है आपका मध्य हिमालय, जिसको कि लेसर हिमालय कहा जाता है, और इसको जो है पता है, इसको जो है हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तो एक तो यहाँ पर हिमाचल हो गया, ठीक है। उसके बाद आउटर हिमालय है, उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो ये सह्याद्री नहीं होगा, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो यहाँ पर देखिए हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये वाला क्रम आपका सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों का सही क्रम क्या है, सही क्रम। तो देखिए अगर बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पंजाब हिमालय, उसके बाद आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, यहाँ पर भी कुमायूं हिमालय, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद आपका असम हिमालय, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए देखिएगा कि पटकाई बोम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं। तो पटकाई बोम जो है ये पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, तो यहाँ पर देखिए पूर्वी भाग में है ये, और याद रखना है कि ये म्यांमार के साथ जो है उसकी सीमा पर स्थित है, और ये पहाड़ी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में फैली हुई हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है, ठीक है ना। तो देखिए K2 आपको पता है ना, K2 कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अच्छा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा आपको पता है ये सिक्किम में है, ठीक है ना, कंचनजंगा सिक्किम में। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्रम यहाँ पर आपका सही बन सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। पालघाट दर्रे से बताइए, पालघाट दर्रा से, देखिए पालघाट दर्रा से जो है ना, ये कौन सा जुड़ा हुआ है, तो केरल और तमिलनाडु जुड़ा हुआ है, केरल और तमिलनाडु, ठीक है ना। पालघाट जो है ना, पालघाट ये केरल और तमिलनाडु इससे जो है इसको जोड़ता है। अच्छा, थाल घाट से मुंबई और नासिक जुड़ा हुआ है, और भोर घाट से मुंबई और पुणे हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा नदी डेल्टा ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी है, तो फ्रेंड्स वहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, याद रखिएगा। और इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये पर्वत शिखर है, पहाड़ी का नाम अनाईमुडी जो है, ये आपका अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा नीलगिरी की है, अभी मैंने बताया है। धूपगढ़ी हो जाएगा सतपुड़ा का, और गुरु शिखर हो जाएगा अरावली का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ से कि दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया था। अब देखिए हैवलॉक द्वीप का नाम 2018 में जो है बदल करके कर दिया गया था स्वराज द्वीप, तो यहाँ पर याद रखिएगा स्वराज द्वीप, ठीक है ना। अच्छा, नुब्रा और हुंजा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो नुब्रा और हुंजा जो है ना ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनके अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। अब देखिए ये नदी दिया गया, ब्यास, सिंधु, चिनाब, सतलुज और रावी।
तो देखिए इनका जो क्रम होगा वो हो जाएगा सिंधु, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। तो सिंधु, चिनाब, रावी, देखिए सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये वाला क्रम आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी फ्रेंड्स ये मिलती है देवप्रयाग में, जिसके बाद संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं? तो देखिए कावेरी और गोदावरी ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय तंत्र की नदियां हैं, वही क्वेश्चन हो गया सिम। तो यहाँ पर देखिए आपका कावेरी और गोदावरी हो जाएगा, तो इसमें आपका 1-4 हो जाएगा। तो 1-4 तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन में ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई की दृष्टिकोण से नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करना है। तो सबसे लंबी निश्चित सी बात है गोदावरी होगा। उसके बाद आपका गोदावरी के बाद कृष्णा हो जाएगा, उसके बाद नर्मदा और फिर महानदी होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो एशिया की खारे पानी की झील ये चिल्का झील है, ठीक है ना, जो कहाँ पर उड़ीसा में पड़ता है। लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसमें से एक कृत्रिम झील जो है ये कौन सा है? तो ये तमिलनाडु का कोडाई कनाल झील है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ऊपरी भाग में सांगपो के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण गंगा कहा जाता है, और भारत में गंगा के बाद कृष्णा नदी बेसिन दूसरा सबसे बड़ा, नहीं गंगा के बाद गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है ना। सिंधु नदी मानसरोवर के पास तिब्बत, बिल्कुल ये सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया, तीसरा गलत दिया गया, जहाँ भी तीसरा है वो कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। अच्छा, भारत के 4 मौसम हैं। एक तो शीत ऋतु यानी कि सर्दी, ठीक है ना, सर्दी का मौसम बिल्कुल है। दूसरा ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम। तीसरा हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु। और चौथा है आपका कौन सा? शरद ऋतु, जिसको कि मानसून की वापसी बोलते हैं, शरद ऋतु, शरद ऋतु। तो ये आपका दक्षिण पूर्व मानसून नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये वाला नहीं है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए समुद्र में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? बताइए। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल पर वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसको लौटता मानसून भी कहा जाता है, क्लियर है। अच्छा, भारत में आम्र वर्षा मैंगो शावर्स की घटना किस ऋतु में होती है? तो देखिए मैंगो शावर, देखिए प्रश्न भी पूछा गया है कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर कहा जाता है, यानी कि ये ग्रीष्म ऋतु में होती है, सीधी सी बात है। तो केरल में कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अर्कोट और रामनाथपुरम अपनी वार्षिक वर्षा का 50% से अधिक निम्नलिखित में से किस एक से प्राप्त करते हैं? बताइए। दक्षिण अर्कोट और रामनाथपुरम, तो ये 50% से अपनी अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है इसको लौटता मानसून कहा जाता है। देखिए कोपेन की स्कीम के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश का मिलान करना है। अब देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर भारत का जलवायु CWG में आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मिलान करते हैं BWHW, तो ये BWHW किस में आएगा फ्रेंड्स? बताइएगा। BWHW। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा DFC की अगर हम बात करते हैं तो DFC आता है अरुणाचल और सिक्किम में। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल कहाँ पर दिया गया? यहाँ पर दिया गया, यानी कि बी का एक कहाँ पर है, तो आप इसी से पकड़ लीजिएगा। बी का एक मात्र एक जगह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा हो जाएगा आपका कौन कौन सा इसमें। तो देखिए BWHW ये राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। DFC हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद हो जाएगा आपका AMW, तो AMW आपका हो जाएगा गोवा से दक्षिण भारत का। और AS हो जाएगा आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट का, ठीक है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा अब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना हुआ है? तो जलोढ़ मृदा जो उत्तरी मैदान है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार है
निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान करिए। तो जो दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप, वहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार है, तो दक्कन ट्रैप। भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, तो ये आपका कौन सी मिट्टी है कॉफ़ी उत्पादन के लिए? तो फ्रेंड्स ये लेटेराइट मिट्टी है। और अभी मैंने काली मिट्टी बताया है, उसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो कपास के लिए रेगुर और कॉफ़ी के लिए लेटेराइट मिट्टी। भारत में देखिए महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़, तो फ्रेंड्स ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की ये वृक्ष हैं। चलिए, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति ठंडे प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, या फिर हिमालय के क्षेत्र में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है, तो इनको सुंदर वन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि झूम क्या है? तो झूम जो है कृषि का एक प्रकार है जो पूर्वोत्तर भारत में होता है। कृषि खेती की एक पद्धति है जो, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, मतलब पहाड़ी इलाकों पर झूम की खेती की जाती है और इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया प्रश्न कि जो स्थानांतरित कृषि है, झूम कृषि कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, और झूम कृषि जो है नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर किया जाता है, उसको झूम कृषि कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो है बेवर जो है ना, बेवर को मध्य प्रदेश में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही दिया गया, पहचान करना है सही, तो इसमें से ऑप्शन बी, ऑप्शन ये आपका सी सही है, बाकी ये सब सही नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो शीत ऋतु में रबी की फसल होती है, ठीक है। अच्छा, अन्य की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए लाल लेटराइट मिट्टी होती है, ध्यान रखिएगा, लेटराइट भी चल जाएगा, बस लाल लेटराइट दिया है तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में MS स्वामीनाथन, विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है, गोल्डन क्रांति, सुनहली क्रांति, तो ये बागवानी और शहद से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रे क्रांति हो जाएगा आपको उर्वरक से, पीली क्रांति हो जाएगा आपका तिलहन से, और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। चलिए, उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है यहाँ पर, तो देखिए रबर हो जाएगा आपका यहाँ पर, रबर कहाँ पर हो जाएगा? तो रबर हो जाएगा आपका केरल, कॉफ़ी हो जाएगा कर्नाटक, जूट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और कपास हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है सतलज और ब्यास नदी से इसको पानी मिलता है, सतलज और ब्यास नदी से। तो यहाँ पर देखिए सतलज ब्यास भी दिया गया है, तो ध्यान रखना है, सतलज ब्यास ध्यान रखिएगा। चलिए, तो उसके बाद देखिएगा कि सरदार सरोवर बांध, तो ये नर्मदा नदी पर है, मैटूर बांध ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में, हीराकुंड जो है ये आपका महानदी पर है, और गांधी सागर ये चंबल नदी पर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि विंध्यन शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है विंध्यन क्रम की जो चट्टान है उसमें बृहद भंडार पाया जाता है चूना पत्थर का। देखिए, खान और खनिज के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए बेलाडीला की बात करते हैं तो लौह एस्क बिल्कुल करेक्ट है, जावर जिंक करेक्ट है, घाट शिला जो है ना, घाट शिला, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये आपका घाट शिला तांबा सही है। कुद्रमुख जो है ये कर्नाटक में, ये बॉक्साइट नहीं, कुद्रमुख लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला कहा जाता है? तो ब्राउन कोयला जो है, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम, यहाँ पर बनने शिव समुद्र और कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो शिव समुद्र और कल्पक्कम की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा शिव समुद्र और कल्पक्कम, ठीक है। देखिए शिव समुद्र और कल्पक्कम, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये शिव समुद्र जल विद्युत ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा के लिए, ठीक है ना। कल्पक्कम जो है नाभिकीय संयंत्र आपको पता है, तो ये आपका हो जाएगा जल शक्ति और नाभिकीय। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का, तो इसमें से देखिएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी तेल ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, बायोमास हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो देखिए इंडियन एल्युमिनियम, हीराकुंड बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है।
हाँ, यहाँ पर देखिए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, ये भी करेक्ट है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को रेणुकूट, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए ये जो माल्को है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये चेन्नई नहीं है, ये जो है ये आपका सेलम जिला में पड़ता है, सेलम जिला में पड़ता है तमिलनाडु के, जो कि मेटूर के पास इसको स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज में यहाँ पर हैदराबाद नहीं आएगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है ना, ये आएगा आपका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा ये जोड़ता है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है ना, श्रीनगर हो जाएगा यहाँ पर। और वहीं पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम सिलचर से लेकर के असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। भारतीय रेलवे का हाल ही में जोड़ा गया 17वां जोन, अच्छा 17वां जोन था ये आपका कोलकाता मेट्रो। 18वां जोन अगर पूछेगा अब तो याद रखना 18वां जोन जो है ये आपका SCOR है, यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, ये 18वां जोन है, 2019 में इसे बनाया गया था। चलिए निम्नलिखित में से देखिए किस नदी के नीचे भारत की पहली अंतर्जलीय मेट्रो रेल सुरंग बनाई गई है, तो फ्रेंड्स ये हुगली नदी के नीचे। देखिए भारत मिल में से हुगली नदी यानी कि कलकत्ता में भारत मिल में से किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह किया गया है, तो ये गुजरात का जो कांडला पोर्ट है उसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह किया गया है, ठीक है। चलिए तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, मोर्मुगाओ गोवा में है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, और कोची तो आपको पता ही है, ठीक है। विजिंझम पोर्ट याद होगा, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है केरल में। देखिए मुंबई एक एक करके पहले मिलाइए। देखिए अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है ना कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए भूबद बंदरगाह है, तो ये विशाखापट्टनम भूबद बंदरगाह है। मुंबई की अगर हम तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका 4 का 1 हो जाएगा, 4 का 1 कहाँ पर दिया गया, देखिए मतलब डी का 1 कहाँ पर दिया गया, तो यहाँ दिया गया, ये दोनों कट गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा बी का आपका हो जाएगा 3, तो बी का 3 यहाँ पर दिया गया ये वाले में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई हो जाएगा आपका भारत का सबसे बड़ा पतन, विशाखापट्टनम भूबद बंदरगाह, चेन्नई आपका हो जाएगा पूर्वी तट पर प्राचीनतम बंदरगाह, और कोची हो जाएगा अरब सागर की रानी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं बताइएगा। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इसमें से अगर बात करते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, केरल हो जाएगा। केरल में देखिए एक त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो यहाँ पर केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना होती है, तो जनगणना, यहाँ जनगणना बना लीजिए, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो सबसे कम यहाँ पर अंडमान निकोबार का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो ये कितना था, 943 था, ठीक है ना। तो 943 ऑप्शन में नहीं दिया गया, लिंगानुपात याद रखना है आपको। देखिए निम्नलिखित में से देखिए कौन जो है सबसे बड़ा भाषाई समूह है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा हो जाएगा, इंडो आर्यन हो जाएगा, ठीक है, इंडो आर्यन। उसके बाद देखिए मिलान करना है, संथाल कहाँ की जनजाति है, तो संथाल हो जाएगा आपका झारखंड का, ठीक है ना। देखिए 3। उसके बाद देखिए टोडा देख लीजिएगा, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। जारवा जो है आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार का, भील हो जाएगा आपका राजस्थान का, ठीक है। तो मिला लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरहुल निम्न में से देखिए किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है, तो ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में, इसको आप ध्यान रखिएगा। सरहुल त्यौहार ये झारखंड राज्य की जनजातियों का मुख्य पर्व है, और ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है, नए साल की शुरुआत का ये प्रतीक होता है। मुंडा उराव हो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 23वां बना था मिजोरम, 24वां बना था अरुणाचल, और 25वां बना था गोवा। तो याद रखिएगा मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, तो पेड़ पौधों का कार्य जो है इसमें से कौन सा नहीं है, ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है ना, वायु प्रदूषण थोड़ी करते हैं ये, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, मिनीमाता रोग का कारण क्या है? तो देखिए मिनीमाता होता है मरकरी प्रदूषित जल से, ठीक है ना, मरकरी के, इसको ध्यान रखिएगा, पारा मरकरी के प्रदूषित जल के कारण, और कैडमियम से इटाई इटाई होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल जो है ना ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी। चलिए आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए पहला ही आंसर यहाँ पर सत्य नहीं है, भूमध्य रेखा से ध्रुव बना लीजिए। यहाँ भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, नहीं। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा से अगर हम बात करते हैं तो ध्रुव की ओर जाने पर जो जाति की विविधता है, प्रजाति की विविधता है, वो वृद्धि नहीं होती है, वो घटती है, ठीक है ना, वो घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए, प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए।